70s की बात है। साइप्रस के अंदर, एक तो साइप्रस में बड़ा शुरू से ही बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते आए, अंग्रेज़ों का भी कब्ज़ा रहा और ग्रीस और टर्की ये दोनों भी लड़ते रहे हमेशा। तो साइप्रस में ग्रीस और टर्की यानी यूनान और टर्की के लोगों की अच्छी खासी आबादी, और उन दोनों में हमेशा झगड़ा हुआ करता था। जो ग्रीस के लोग थे वहाँ पे बसे हुए थे साइप्रस में, और जो टर्की से आकर बसे थे, तो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे। और ये झगड़ा 1963 से शुरू हुआ था और ये झगड़ा इतना बढ़ा कि उसके बाद फिर इसमें यूएन सही जो यूनाइटेड नेशन है उसको दखल देना पड़ा, और वहाँ पे यूएन ने पीस फोर्स को डिप्लॉय किया, जिनका काम था कि साइप्रस के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना के रखना, शांति बना के रखना, ग्रीस और टर्की के लोग आपस में न लड़ें, ये देखना। ये कहा गया था उस वक्त कि यूएन ने कुछ वक्त के लिए वहाँ पे ये सेना को भेजी है, लेकिन फिर परमानेंट चूँकि झगड़ा इतना होता था कि वो वहीं पर रह गए। इसी बीच में 1974 में टर्की ने जो है वो ग्रीस पे, साइप्रस पे हमला कर दिया, और इस हमले की वजह से साइप्रस के दो टुकड़े हो गए। जो साउथ का हिस्सा था साइप्रस का, वो जो ग्रीक के सिटीज़न थे, यूनान के, उनकी भाषा बोलने वाले, वो उनके हिस्से में चला गया, और जो नॉर्थ का था वो टर्की ज़ुबान बोलने वाले लोगों के हिस्से में चला गया। तो इसी जो दोनों देशों के बीच में लड़ाई चल रही थी अंदर में, टर्की और ग्रीस के लोग जो साइप्रस में रह रहे थे, उन्हीं में से ये कहानी शुरू होती है। इस दौरान में ग्रीस और टर्की के जो लोग साइप्रस में थे आपस में लड़ते झगड़ते थे, और बहुत सारे लोग गायब हो गए, और ये शक था कि उनको मार दिया गया आपसी दुश्मनी में, रंजिश में। 64 से लेकर 74 के बीच में, मतलब कहते हैं कि सैकड़ों लोग गायब हुए, और उन्हीं गायब लोगों में से एक शख्स की ये कहानी है। 1974 की बात है। एक अहमद हरग्यूनर नाम का एक नौजवान था, और ये जो था वहीं साइप्रस में रह रहा था, और ये शख्स जो था, ये ग्रीक और टर्की के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, एक तरह से उनका हिस्सा भी था, और ये टर्की के लोगों की तरफ से एक आंदोलन में शामिल भी रहता था। लेकिन अहमद अचानक 1974 में गायब हो गया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गायब हुए, उनमें से एक अहमद था, गायब हो गया। उसको बहुत ढूंढा गया, बाद में लिस्ट निकाली गवर्नमेंट ने टर्की की। तो जो टर्की की गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली थी उसमें टोटल 1222, तो 1222 लोग मिसिंग थे। तो टर्की की गवर्नमेंट ने एक फैसला किया, और साइप्रस ने भी वहाँ पे उस वक्त चुके हो, कैसे लोगों को ढूंढा जाए और इनका क्या हुआ, इनका अंजाम ये पता लगाया जाए। खोजबीन शुरू हुई, सालों बीत गए, कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान पता चला कि साइप्रस के अंदर एक पेड़ दिखाई देता है, और वो पेड़ अंजीर का था। अब जब ये पेड़ बड़ा हुआ, और वो चूँकि बहुत ही बेयाबान और अजीब सा इलाका था, लोग जाते नहीं थे, तो एक रिसर्च करने वाली टीम थी जो अलग अलग रिसर्च कर रही थी, ये वहाँ पहुँचती है। और जब ये वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि साइप्रस में एक जगह पे एक बहुत बड़ा अंजीर का पेड़ है। तो पहले तो अंजीर का पेड़ देखकर वो लोग बड़े शौक में रह जाते हैं, क्योंकि उस इलाके में अंजीर का पाया जाना वो अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली चीज़ थी। अंजीर का पेड़ वहाँ कभी होता नहीं था, और वो उस इलाके के लिए एक नई चीज़ थी। 2011 की बात है ये, जब ये रिसर्चर वहाँ पे पहुँचा, और 2011 में इसने अंजीर के पेड़ को देखा। इसके बाद रिसर्च शुरू हुआ। 74 में अहमद गायब हुआ था, तो 74 में गायब हुआ, 26 और इधर आपको 10 साल, 36 करीब 37 ईयर बीत गए, उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसी दौरान में अपनी रिसर्च करने वाली टीम अलग अलग भटक रही थी, साइप्रस के इलाके में पहुंची, एक अंजीर का पेड़ दिखा। उस पेड़ को देख के उन लोगों की आंखें जो है वो खुली रह गई कि ये क्या, इस इलाके में ये पेड़ कैसे। अब उस पेड़ पर रिसर्च करने का फैसला किया गया। जब उस पेड़ के बारे में पूरी छानबीन की गई, पूरी रिसर्च की टीम,
तो उसने देखा कि इस पेड़ की जो जड़ है वो वहीं पे नीचे एक गुफा है और उस गुफा के ज़रिए ये बाहर आई है। अब ये दूसरी हैरानी की बात थी कि एक गुफा के अंदर से अंजीर का पेड़ पहाड़ी इलाके में ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे पनपा इतना बड़ा हुआ, और उस इलाके में अंजीर के पेड़ पाए नहीं जाते। तो अब उस गुफा के अंदर से जब इस जड़ की चीज़ें सामने आई तो फिर रिसर्च करने वाली पूरी टीम ने फैसला किया कि वो इस जगह के आसपास की पूरी खुदाई करेंगे और जानेंगे कि इसका सच क्या है। जब उन्होंने उस गुफा तक पहुंचे और उस पेड़ के जड़ के आसपास के हिस्सों की खुदाई करनी शुरू की तो उस खुदाई के दौरान उस पेड़ के नीचे से उन्हें एक लाश मिलती है। अब उस लाश को जब मिलती है तो वो लोग निकालते हैं। उसके आसपास में 2 और लाशें मिलती हैं। लाशों को जांच के लिए भेज दिया जाता है। इस दौरान में जो 1222 लोग गायब हुए थे 64 से 74 के बीच में, इनकी लिस्ट गवर्नमेंट ने दी हुई थी और उन सब की फैमिली के जो लोग गायब थे उन फैमिली के सारे सैंपल लेकर रखे गए थे डीएनए के लिए, और वो सारा वहाँ डेटा बैंक में था। तो जब ये 3 लाशें निकाली गई और ठीक पेड़ के नीचे से अंजीर की जो लाश निकली थी उसको भेजा गया तो उसका डीएनए मैच कर गया उसकी सिस्टर से, और फिर पता चला कि ये लाश जो है ये अहमद हरग्यूनर का है, क्योंकि उसकी बहन जो मुनूर हरग्यूनर थी उससे उसका डीएनए मैच किया। तो फिर खबर दी गई डीएनए मैच होने के बाद, तो सिस्टर सामने आई, उसने कहा कि हाँ 74 से उसका भाई गायब हो गया था और उसके साथ 2 साथी भी थे। तो पहली चीज़ कि करीब 37 साल के बाद लाश मिलती है, लाश एक पेड़ के नीचे से मिलती है। अब उस लाश की जब जांच की जाती है तो पता चला था कि मौत से पहले एल्मेट ने अंजीर खाया था और शायद उसका बीज जो है उसके पेट में रह गया। अब इसके बाद और तफ्तीश हुई कि फिर इसकी मौत कैसे हुई, उसकी वजह क्या थी। तो जब बाकी चीज़ें, जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि अहमद और इसके 2 दोस्त एक गुफा में फंस गए थे और उस वक्त टर्की और ग्रीस के जो विद्रोही थे आपस में लड़ रहे थे। ये किसी तरह अपनी जान बचाकर एक गुफा तक पहुँचे, लेकिन जो यूनान ग्रीक के जो विद्रोही थे उनको इस गुफा में इनके होने की बात पता चल गई और उन्होंने उस गुफा के मुंह पे डायनामाइट रख दिया और उस डायनामाइट से इन तीनों को उड़ा दिया और इन तीनों की मौत हो गई। एक तरह से तीनों का कत्ल कर दिया बॉम्ब के ज़रिए। लेकिन जब बम फटा तो उस जो गुफा थी उसमें एक छेद हो गया उस बम की वजह से, और उस छेद की वजह से सूरज की रोशनी उस गुफा के अंदर आने लगी। इन तीनों को मारने के बाद वो लोग चले गए, लाश वहीं पड़ी रही और उस लाश जो बाकी सब मेडिकल और डॉक्टरों ने सारी जांच की तो उस लाश में से एक अहमद के पेट में उस वक्त अंजीर का बीज था जो उसने मरने से पहले खाया था। सूरज ने रोशनी दी, गुफा के अंदर रोशनी आई और धीरे धीरे पेट में उस अंजीर के बीज ने पकना और फूटना शुरू किया और उसके बाद उसी से उस पेड़ की बुनियाद पड़ी, जड़ बनी और धीरे धीरे फिर वो उस गुफा के बाहर से उसकी शाखें और बाकी चीज़ें निकलनी शुरू हुई, जड़ गुफा के अंदर रही। तो जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर वो बहन सामने आई अहमद की, और उस बहन ने बताया कि 10 जून 1974 को उसका भाई घर से निकला था अपने 2 दोस्तों के साथ, और वो उस टर्किश रिवोल्यूशनरी उसका हिस्सा था जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे साइप्रस में आज़ादी के लिए। तो वो 10 जून को गया और उसके बाद कभी लौट कर नहीं आया। इस दौरान में बहन ने काफ़ी कोशिश की और हर जगह उसे ढूंढने की कोशिश की कि जो बाकी लोग थे उनसे भी पता करने की कोशिश की, लेकिन 35, 36, 37 साल गुजर गए, कोई भी उसका सुराग नहीं मिला। साइप्रस ने तब 1981 में जब सब कुछ कूल हो गया, शांत हो गया मामला, तब करीब 2000 लोग ऐसे थे जिनको खोजने के लिए एक कमेटी बनाई और उन सारे लोगों की लिस्ट थी जो मिसिंग थे, और इनका काम था 1963 से 1974 के बीच में जो लोग गायब हुए हैं उनका पता कराया जाए,
उनकी पूरी नाम के साथ लिस्ट बनी और उन लोगों का ढूंढने का काम शुरू हुआ। साइप्रस के इतिहास में ये सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन था इन लोगों को ढूंढने का। करीब 2000 लोगों की लिस्ट थी। 1222 जगह पर 1222 जगह पर खुदाई की गई इस कमेटी ने, जिनको काम दिया गया था ढूंढने के लिए, जहाँ जहाँ उन्हें शक हुआ कि यहाँ मार के दफनाया जा सकता है। और इस पूरे खुदाई अभियान के दौरान जो 2000 लोगों की लिस्ट थी उसमें से करीब 26% लोगों के अवशेष मिले, उनके कंकाल और बाकी चीज़ें मिली। फिर भी वो कोशिश करते रहे। आखिरी जो उनको तमाम कोशिश के बावजूद 35-37 साल के बाद 890 लापता लोगों की कंकाल मिले अलग अलग जगहों से। 1222 लोगों के आज तक नहीं मिले। लास्ट में ये कोशिश जारी थी, जहाँ जहाँ से उनको अगर कोई सबूत मिलता था। हालांकि फिर बाद में साइप्रस गवर्नमेंट ने इस खोजी अभियान को बंद भी कर दिया, लेकिन अगर कहीं से कोई खबर मिलती थी तो फिर वो अपनी तरफ से उसकी तलाश के लिए भेज देते थे। तो लगभग 1200 से ज़्यादा जगह पर खुदाई की गई, 890 लोगों के कंकाल और वो सारी चीज़ें बरामद हुई। लेकिन इस एक अहमद की जो कहानी सामने लाई, वो किसी जो खोजने के लिए कमेटी बनी थी उसके किसी मेंबर ने नहीं लाई, बल्कि जो रिसर्च करने वाली एक टीम थी, वहाँ के स्टूडेंट थे, उनकी नज़र एक अंजीर के पेड़ पर पड़ी। और अंजीर का पेड़ साइप्रस के उस इलाके में, एक पहाड़ी इलाके में देखकर उनकी थोड़ी सी हैरत हुई कि इस इलाके में अंजीर का पेड़ तो कभी होता नहीं है, तो ये यहाँ कैसे है। और फिर उस पेड़ के जड़ तक वो गए और उस जड़ में जाने के बाद पता चला कि यहाँ एक लाश है। और उसके बाद ये चीज़ पूरे उसमें साइप्रस में फैल गई कि एक इंसान के लाश से एक पेड़ ने जन्म लिया। और यह हकीकत है। इसके ऊपर जितनी भी सारी वहाँ पर रिसर्च हुई, बाद में उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट दी, कमेटी को रिपोर्ट दी, साइप्रस गवर्नमेंट को दी, तो उनका यही कहना था कि चूँकि अहमद को डायनामाइट के थ्रू उस गुफा में मार दिया गया था, उस डायनामाइट से एक गुफा में होल होता है, उससे सूरज की रोशनी आती है। उसने मरने से पहले अंजीर खाया था, उसका बीज उसके पेट में था, और उस बीज ने आगे चलकर धूप की रोशनी और बाकी चीज़ों को लेते हुए एक पेड़ की शक्ल अख्तियार कर ली। और इस तरीके से एक लाश पेड़ में तब्दील हो गया। आज भी उस जगह पर जहाँ पे ये लाश है और जहाँ पे ये पेड़ है, उसको वहाँ की सरकार ने, साइप्रस सरकार ने एक समाधि के तौर पर बना दिया ताकि लोग आएं और लोग देखें। और उस पेड़ को देखने के लिए बड़ी तादाद में वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इस तरीके से पेश ही किया गया है कि ये पेड़ एक इंसानी लाश से जन्म लिया है। तो ये थी पूरी कहानी कि एक आदमी जिसका कत्ल होता है, उसकी लाश से एक पेड़ कैसे जन्म लेता है। और वो पेड़ आज भी है साइप्रस में। अगर कभी आप लोग जाएं तो वहाँ हर एक को पता है कि ये पेड़ कहाँ पे है, और अब तो वहाँ पे उसकी समाधि भी बना दी गई है, तो आसानी से देख सकते हैं। और ये वाकई एक अजूबा होगा दुनिया में कि आदमी जाकर देखे कि एक पेड़ जो कि एक लाश से जो जन्मा है, तो ये अजीब सी चीज़ है।